विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पौधों की वृद्धि को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। प्राचीन धर्म और आधुनिक विज्ञान में कंपन का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है और कृषि में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। आप सभी को नमस्ते। मैं धर्म सिंह नीनामा आपका स्वागत करता हूँ। धर्म, विज्ञान और तकनीकी के साथ मानव नाम की सीरीज में विभिन्न तकनीकों की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको उन मूलभूत प्रक्रिया को दिखाना चाहता हूँ जिसका अनुसरण पौधों सहित हर जीव करता है। आइए इसे वनस्पति विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। पहला, अवशोषण। मिट्टी, हवा, वायु, प्रकाश और पानी का अवशोषण से पोषण। दूसरा, परिवहन। जाइलम, फ्लोएम और छिद्रों के माध्यम से पोषण, वायु और पानी का परिवहन। तीसरा, परिवर्तन। विभिन्न रूपों में ऊर्जा प्राप्त या मुक्त करके सभी अणु का एक से दूसरे में परिवर्तन। चौथा, मुक्ति। अणुओं की पौधे से मुक्ति या पौधे से पौधे के हिस्से के रूप में मुक्ति। लगभग सभी पौधे और जीव अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए इन मूलभूत प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। सभी उपचार इन मूलभूत प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं और अंत में ये उपचार विभिन्न प्रणालियों को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे की वृद्धि और विकास होता है। एक निश्चित स्तर पर उनकी प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। तो यहाँ हम विभिन्न उपचारों और कार्यविधि संबंधी शोध विषय देखेंगे। पहला, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यह तकनीक पहले से ही प्रयोग में है। यह आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों का उत्पादन करती है। संकर पौधों के रूप में जाना जाता है। यहाँ सबसे सरल उदाहरण है। मान लीजिए एक कार निर्माता कंपनी का एक कार ग्राहक कार में हेडलैम्प की स्थिति से संबंधित सुझाव देता है। इस मामले में कार इंजीनियर कार के ब्लूप्रिंट में हेडलैम्प की स्थिति पर संशोधन करेगा। इसके बाद कंपनी ग्राहकों के लिए बदलाव के साथ नई कारों का उत्पादन करेगी। इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब किसान पौधों में उच्च उत्पादन या फलों या फूलों में किसी भी बदलाव की मांग करता है, तो इस मामले में एक जेनेटिक इंजीनियर पौधे के जीन या डीएनए में बदलाव करेगा, जो मूल रूप से पौधों का एक खाका है, बस कारों की तरह। और इस तरह नए प्रकार के पौधे तैयार होंगे। आइए इस प्रक्रिया को सबसे सरल उदाहरण से समझते हैं। जीन पौधों के कोष केंद्र की डीएनए सामग्री है, जहां से पौधे हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि पौधों की ऊंचाई, जड़ों की गहराई, शाखा का आकार, कौन सी मौसम में बढ़ने वाला है, पर्यावरण अनुकूलन और आवास, तरह तरह के फल, पत्तियां, फूल का रंग, कद, आकार, स्वाद, ये सब और बहुत सी चीजें जेनेटिक इंजीनियरिंग से बदली जा सकती हैं और सीधा डीएनए ऐसा दिखता है। अब एटीजीसी या इसके नाम से भ्रमित न हो, बस इसे सभी जैविक सूचनाओं की सार्वभौमिक भाषा के रूप में देखें। आनुवंशिक जानकारी इस तरह दिखती है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बिल्कुल सरल है, बस लक्षित जानकारी की जगह को बदलना। लेकिन यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है जिसे अभ्यास से बहुत आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों पूरे पौधे की प्रणाली पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं चयापचय, जीन अभिव्यक्ति और यह विभिन्न जीवों, अणुओं या अन्य कार्बनिक पदार्थों को भी प्रभावित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चुंबकीय क्षेत्रों को बायोफील्ड के रूप में जाना जाता है
और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भूचुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसी तरह पौधे का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सीधे जुड़ा हुआ है। यहाँ सूर्य का प्रकाश कुछ और नहीं बल्कि सूर्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जो पौधों के साथ साथ पृथ्वी सहित सभी जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र निश्चित रूप से पौधे के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। दुनिया भर में ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जिन्होंने इस तथ्य की पुष्टि की है। तो आइए इस विचार के संबंध में शोध की संभावनाएं देखें। चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी तीव्रता विभिन्न पौधों के जीवन के चरणों में उसके लिए सही है। जैसे अंकुरण अवस्था के लिए कौन सी तीव्रता सही है, फूलों की अवस्था के लिए कौन सी तीव्रता सही है, फल लगने की अवस्था के लिए कौन सी तीव्रता सही है, या अन्य विकासात्मक मापदंडों के लिए कौन सी तीव्रता सही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस प्रकार का प्रयोग केवल एक पौधे पर 4 बार से अधिक किया जा सकता है और हमारे पास दुनिया भर के लाखों प्रजातियां हैं। 3. बिजली। यह एक बहुत ही रोचक तकनीक है। क्या आपने कभी सुना है कि बिजली पौधों की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है? हमारे पास रसायनों, खाद और हार्मोन के अलावा पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के तरीके होने चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों में रसायनों, उर्वरकों और हार्मोन का उत्पादन प्रारंभिक स्तर पर कठिन है और पृथ्वी से आपूर्ति भी आसान नहीं है। लेकिन सौर ऊर्जा के माध्यम से हम प्रकाश, बिजली, तापमान, कंपन और चुंबकत्व का उपयोग कर सकते हैं। पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमें केवल पोषण चक्र, वातावरण और अनुकूलन बनाए रखने की आवश्यकता है। इस दृष्टि के साथ मैंने घर पर कई प्रयोग किए हैं और उनमें से एक को हमने आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया जो कॉलेज में किया गया था। उस शोध में हमने पाया कि 3 वोल्ट और 4 वोल्ट से उपचारित पौधों ने सबसे अधिक अच्छे परिणाम दिखाए। तो बात यह है कि जब हम बिजली की सही तीव्रता के साथ उपचार करते हैं तो यह संयंत्र में प्रणाली को सक्षम और बढ़ाता है। यह अंकुरण अवस्था में जल अवशोषण दर को बढ़ाता है। यह मिट्टी या पोषक पानी को भी चार्ज करता है जहां पौधे उगते हैं। यह उपचार पूरे पौधे के जीवन चक्र में दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि बिजली पौधों की वृद्धि को कैसे प्रभावित करती है उसका उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर किसी ने कहीं न कहीं अनुभव किया या देखा होगा कि बिजली हर जीवित प्राणी का हिस्सा है। बिजली की उच्च मात्रा मिट्टी में महत्वपूर्ण जीवों को मार सकती है, इसलिए उसकी मात्रा संतुलन में होनी चाहिए। 4. कंपन। ब्रह्मांड कंपायमान है। यह विज्ञान की सबसे बड़ी खोज है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कंपन जीवंत जीवों और निर्जीव जीवों और यहाँ तक कि गैर दृश्यमान चीज़ों सहित अपने स्वयं के अस्तित्व में भी एक अनमोल भूमिका निभाता है। हमारे पूर्वजों ने संगीत और मंत्रों के रूप में कंपन को महत्व दिया है और ज्योमिति और चेतना के साथ कंपन के संबंध को समझा, जो आज भी संस्कृति में देखा जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अधिकांश कार्यात्मक उपकरण कंपन पर आधारित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका उपयोग कृषि में भी किया जा सकता है, क्योंकि कंपन का प्रभाव चयापचय, अन्य प्रणालियाँ जैसे श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, ऊर्जा प्रवाह और जीन अभिव्यक्ति तथा मिट्टी और पानी को भी प्रभावित करता है, जो बाद में पौधों की वृद्धि पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव छोड़ता है। क्या आपने कभी देखा है कि विशिष्ट ध्वनि आवृत्ति एक विशिष्ट और स्पष्ट ज्योमिति का निर्माण करती है, जिसे साइमेटिक्स रूप में पढ़ा जाता है?
इसी तरह फलों और सब्जियों की एक विशिष्ट ज्योमिति होती है, जिसे हमें टमाटर, भिंडी और फूल में भी आसानी से देख सकते हैं। यह चीज़ हमारे पौधों में पाई जाती है। यह जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में पौधों के विभिन्न भागों को विकसित करने के लिए एक निश्चित समय पर खुद को अभिव्यक्त करती है। यह संभव है कि डीएनए एक निश्चित आवृत्ति पर अभिव्यक्त होता है और यही कारण है कि पौधा खुद को अभिव्यक्त करके पत्तियां, शाखाओं, जड़ों, फलों, फूलों और अन्य भागों का निर्माण करता है। यदि हमें अभिव्यक्ति के इस तरीके की इन सभी विशिष्ट आवृत्तियों का खोजने का कोई तरीका मिल जाए तो शायद जीवन के एक विशिष्ट चरण में एक निश्चित तरीके से हम कंपन द्वारा पौधे के विकास को निर्देशित कर सकते हैं। अनुसंधान में आप उपचार के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। ध्वनि, आवाज, प्रयोगशाला उपकरण या कृत्रिम ध्वनि और प्राकृतिक ध्वनि। यदि आपके पास उन्नत उपकरण हो तो आपको अनुनाद, आवृत्ति, तरंग लंबाई और जो भी मापदंडों का आप उपयोग कर सकते हैं उसका डेटा रखना चाहिए। हम यह भी अध्ययन कर सकते हैं कि यह उपचार बड़े पैमाने पर खेतों के साथ साथ संरक्षित तकनीकी और आधुनिक ऊर्ध्वाधर खेती के साथ अनुकूलता में कैसे किया जा सकता है।